चलो दोस्तों, आज बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है इट इज यूज्ड फॉर मेनी एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशन में ये यूज होता है। तो अलॉन्ग विथ एम्पलीफिकेशन वो एम्पलीफिकेशन के साथ में कुछ ऑपरेशंस भी करता है, तो इसीलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक तो आप उसको लीनियर एप्लीकेशन में यूज करो या फिर नॉन लीनियर एप्लीकेशन में यूज करो। नॉन लीनियर एप्लीकेशंस अपन बाद में देखेंगे, पहले अब देखते हैं लीनियर एप्लीकेशंस। लीनियर एप्लीकेशंस में क्या करना होता है कि द इनपुट एंड आउटपुट दोनों का वैल्यूज प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लीनियर एक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे लीनियर एप्लीकेशन के लिए आपको फीडबैक सर्किट यूज करना होता है। फीडबैक सर्किट क्या होता है कि जब कोई आउटपुट क्वांटिटी फिर से आप एक आधे इनपुट को देते हो एम्पलीफायर में, तो उसको फीडबैक कहा जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर आप ओपन लूप में यूज करते हो, ओपन लूप मतलब सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इट इज आपने यूज किया है और डायरेक्टली इनको इनपुट दिया है, तो दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन ओपन लूप। क्लोज लूप मतलब अगर आप इसमें फीडबैक यूज करते हो तो दैट सर्किट इज क्लोज लूप एम्पलीफायर। इसमें आपको जो गेन मिलता है ओपन लूप में वो होता है गेन इक्वल टू इंफिनिटी। कहां? ओपन लूप एम्पलीफायर में। अब ओपन लूप एम्पलीफायर में इतना इंफिनिटी गेन जो होता है तो हर एप्लीकेशन में इसकी जरूरत नहीं होती है, तो इस गेन को आपको कंट्रोल करना होता है। तो गेन को कंट्रोल करने के लिए अपन यहां पे फीडबैक सर्किट यूज करते हैं। इसमें फीडबैक सर्किट जो होता है, दो प्रकार के फीडबैक सर्किट होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हो तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट पोर्शन आप फिर से इनपुट में दे रहे हो और वो वहां पे ऐड हो रहा है, तो इसकी वजह से गेन फिर से इंक्रीज होता है, तो वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। अगर गेन रिड्यूस होता है तो यहां पे आउटपुट अगर आप यहां पे इनपुट में देते हो और वो आउटपुट यहां पे माइनस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उस समय उस फीडबैक को कहा जाता है निगेटिव फीडबैक। तो यहां पर लीनियर एप्लीकेशन में आपको निगेटिव फीडबैक यूज करना पड़ता है। तो निगेटिव फीडबैक मतलब क्या है कि अगर आउटपुट क्वांटिटी अगर आपने इन्वर्टिंग को दे दी है तो दैट विल फॉर्म अ नेगेटिव फीडबैक। तो यहां पे हर लीनियर एप्लीकेशन के लिए जहां पे आपको इन्फिनिटी गेन नहीं चाहिए, वहां पे आपको गेन को रिड्यूस करना है, तो वहां पे आपको नेगेटिव फीडबैक यहां पे यूज करना होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वी हैव एम्प्लॉयड अ नेगेटिव फीडबैक। वो कैसे, चलो देखते हैं। यहां देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि आउटपुट इज कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल और बीच में दो रेजिस्टर का एक फीडबैक सर्किट यहां पे बनाया गया है। ये फीडबैक सर्किट नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज डिवाइडर। यू कैन सी यहां पे रेजिस्टर आरएफ है, यहां पे R1 है और दोनों के बीच में जो पॉइंट है दैट इज वोल्टेज डिवाइडिंग बिटवीन टू रेजिस्टर, वो वोल्टेज आपने इन्वर्टिंग को दिया, तो यहां पे नेगेटिव फीडबैक बन गया। अब ये लीनियर एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है। दूसरा, यहां पे सबसे पहले अपन पहला एप्लीकेशन इसका देखते हैं लीनियर एप्लीकेशन, वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है कि जब आप कोई इनपुट वोल्टेज जो जिसको आपको एम्पलीफाई करना है वो अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल को देते हो, उसी समय अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है तो उस एप्लीकेशन को अपन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। अब इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखिए, इन्वर्टिंग टर्मिनल इसको आपने इनपुट सिग्नल दिया है, दीज आर द फीडबैक रेजिस्टर्स और फीडबैक पाथ। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपने यहां पे ग्राउंड किया है। अब इसमें आउटपुट का एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पे आउटपुट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए यहां आपको कुछ डेरिवेशन करना होता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे ये जो पॉइंट है जहां पे रजिस्टर R1 इसका इनपुट बायस या इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका फीडबैक पाथ ये यहां पे कनेक्ट हुआ है। So two or more branches are connected at one point and this point is called as node. तो इसीलिए यहाँ पे नोड को N से डिनोट किया है। अब इस नोड पे अगर देखेंगे तो कुछ करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, कुछ करंट यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग एट अ नोड आर इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द नोड। तो यहाँ पे एंटर होने वाला करंट कौन सा है, ये है I1। लिविंग वाला करंट कौन सा है, IB और IF। तो IB बाहर निकल रहा है और IF भी बाहर निकल रहा है, तो उनका अपन यहां पे एडिशन लेंगे। सो IB प्लस IF
ये हो गया आपका KCL। सो I1 इक्वल टू IB प्लस IF। इसमें ये जो करंट है IB, ये करंट बहुत निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट जीरो होता है। वो इसलिए क्योंकि यहां पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो नियरली इंफिनिटी होता है। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पे करंट बहुत कम रहेगा। तो इसलिए यहां पे अपन IB निग्लिजिबल पकड़ेंगे। तो ये इक्वेशन बनेगा I1 इक्वल टू सिर्फ IF। अब I1 कितना है वो देखते हैं। अब I1 ये करंट है रेजिस्टर R1 के बीच में फ्लो होने वाला। R1 ये दो वोल्टेज के बीच में कनेक्टेड है। ये डिफरेंशियल वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इस वोल्टेज को अपन VD बोलेंगे। तो V1, VI और VD इसके बीच में ये रेजिस्टर है। तो अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा इसमें से अगर ये वोल्टेज अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज पता चलेगा। तो यहाँ पे VR1 इज इक्वल टू VI माइनस VD ये वोल्टेज आएगा। तो यहां पे करंट क्या आएगा फिर I1 इक्वल टू VI माइनस VD अपॉन R। दिस इज नथिंग बट द ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर दैट विल कैलकुलेट द करंट। तो ये वैल्यू अपन यहां पे डालेंगे। सो द करंट I1 इक्वल टू VI माइनस VD अपॉन रेजिस्टर R1। सिमिलरली IF ये जो करंट है वो कहां फ्लो हो रहा है रेजिस्टर RF में। तो यहाँ पे ये भी RF, VD और VO इनके बीच में है। तो यहां का वोल्टेज कितना बनेगा VI माइनस VD अपॉन RF। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे VI मैंने पहले पकड़ा है, पॉजिटिव पकड़ा है। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इसलिए यहां का वोल्टेज पॉजिटिव पकड़ा है। साथ ही में यहां पे यहां पे गलत हो गया, VD माइनस VO। तो यहां का वोल्टेज आएगा VD माइनस VO। तो VD को मैंने पॉजिटिव पकड़ा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन VD टू VO है। तो VD माइनस VO। अब इसमें से जो ओपन लूप एम्पलीफायर का जो गेन होता है इट इज इंफिनिटी एंड दिस गेन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल मोड गेन। एंड डिफरेंशियल मोड गेन इट इज नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे ये वाला गेन अगर इंफिनिटी है तो ऑब्वियसली दिस फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो VD यहाँ पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि गेन इज इन ओपन लूप एम्पलीफायर। तो इतना अगर एम्पलीफायर अगर देखते हैं तो इसका गेन इंफिनिटी होता है, जिसकी वजह से इंफिनिटी अगर गेन है तो VD मस्ट बी इक्वल टू 0। तो VD यहाँ पे 0 आता है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर डालेंगे तो आपको मिलेगा VI अपॉन R1 इक्वल टू VO माइनस VO अपॉन RF। तो इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो ये आता है VO इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू VI। सो दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसमें देख सकते हैं आप कि दिस टू फैक्टर्स मतलब रेजिस्टर RF और R1 इनकी वैल्यू अगर आप स्पेसिफिक चूज करते हैं तो आप अलग अलग वैल्यूज के गेन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो गेन इज कंट्रोल्ड हियर। सो अगेन नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड हियर। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट और इनपुट इनके बीच में एक इन्वर्टेड साइन आया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हो तो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट आपको नेगेटिव मिलेगा, इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो इस तरीके से ये एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट जो आप उसको दे रहे हो उसको इन्वर्ट करता है। तो इसीलिए इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोला गया है। और ये RF बाय R1 ये तो रेजिस्टर है, ये आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आप चेंज करके कोई भी गेन यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क करता है।